अगर आप लोग एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और 23 में पेपर दे रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। मेजरली ये जो डाउट यहाँ पे मैंने लिखे हैं, हर एक बच्चा मुझे व्हाट्सएप पे पूछता है और डेफिनेटली वो आपके भी मन में कोई ना कोई इनमें से एक डाउट ज़रूर होगा, इवन मोर देन वन। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि क्या हमारा जो अभी 1.5 महीना रहता है उसमें हम अपना जो पूरा सिलेबस 11th-12th का है वो कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं, इस 1.5 महीने में सिलेक्शन होगा या नहीं। ये क्वेश्चन हर एक बच्चे 90% बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा यहाँ पे देखो एक ये डाउट आ रहा है, ये स्पेसिफिकली मेरे से कल कुछ बच्चों ने पूछा था कि जो सेंटर हैं पेपर देने के लिए वो बढ़ गए हैं, तो जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है वो भी अब की बार इंक्रीज़ हुए हैं, तो क्या आपका जो पेपर का लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर कट ऑफ पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो देखो सेंटर आपके इंक्रीज़ हुए हैं वो बात सही है, ठीक है, बट एप्लीकेशन ज़्यादा फिल हुए हैं या कम फिल हुए हैं ये आप कैसे कह सकते हो, राइट। और अगर मान लो एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा फिल हो भी गए हैं तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको उसके लिए पढ़ना भी होता है। और अगर मान लो 100% आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं तो इसमें से जो बेसिकली अपना पढ़ाई को सीरियस लेते हैं और उसके लिए अच्छे से तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली ये कोई वैलिड पॉइंट ही नहीं है। इसको आप मान सकते हो कि 1.5 महीने में आप कैसे सिलेबस करोगे वो एक इशू हो सकता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफली, तो इसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, अब बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे भी होंगे जो सर्च कर रहे होंगे यूट्यूब कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे फॉर बीएससी नर्सिंग, फॉर पैरामेडिकल, तो यहाँ पे इसके लिए टेंशन मत लो। पहली बात तो देखो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो आपके एक्यूरेट पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन गूगल पे जब आप सर्च करते हो वहाँ पे आपको शो करते हैं पीवाईक्यूज़, वो आपके अगर आप ध्यान से देखोगे तो एम्स एमबीबीएस के क्वेश्चन होते हैं। तो ठीक है, आपको गूगल से नहीं मिलेंगे। हम जो कोर्स में पीवाईक्यू प्रोवाइड करते हैं वो कौन से पीवाईक्यू होते हैं, फिर जो हमारे कोर्स में आपको पीवाईक्यू अवेलेबल होते हैं वो जैसे स्टूडेंट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कि आपने पेपर दिया, आपको 100 पर क्वेश्चन अगर आए थे तो 100 क्वेश्चन में से 60-70 क्वेश्चन का अंदाज़ा है कि इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, तो वो डेफिनेटली हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो आप रिलायबल मान सकते हो, बट गूगल से ऐसे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा इस बार, देखो एग्ज़ाम का लेवल ये तो 100% है कि जब तक आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर नहीं आ जाता आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट ही रहता है, ना तो बहुत आसान क्वेश्चन आएगा कि आप सिर्फ ये पूछ लें कि विटामिन बी किस चीज़ में होता है, इतना भी आसान नहीं आता है, और इतना हार्ड भी नहीं आता है कि आप ना कर पाओ कि नीट के लेवल का हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा। बहुत जैसे अगर 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आ रहे हैं तो 30 में से हो सकता है टिपिकल क्वेश्चन 5 से 7 हों। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों का डाउट ये है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट है ये हमारा, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है तो क्या मैं क्वालिफ़ाई कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। इससे कोरिलेट करता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नीट से भी हार्ड पेपर आता है, या फिर अगर हमने नीट की कोचिंग नहीं करी है तो हम इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन कोरिलेटेबल हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है, उसमें सिलेक्शन लेना है तो आप कोचिंग ही लो, नीट के लिए ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बहुत सारे लास्ट ईयर के भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने 12th बोर्ड के साथ ये एग्ज़ाम क्लियर किया, इवन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th के साथ अपना नीट भी क्वालिफाई कर लेते हैं। बट यहाँ पे हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कर सकते हो, बिना नीट की कोचिंग के कर सकते हो। नीट की कोचिंग रिक्वायर्ड नहीं है और नीट जितना हार्ड लेवल नहीं रहता है। नीट में भी अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 में से आपके 30 क्वेश्चन आसान होते हैं, 20 हार्ड होते हैं। तो इसी तरीके से सेम यहाँ हर एक पेपर का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। यहाँ अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के तो उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन जो थोड़े से टिपिकल हो। ठीक है, फिर अब आप बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये चीज़ पूछते हैं फिज़िक्स में न्यूमेरिकल थ्योरी बेस्ड आते हैं या फिर आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो फिज़िक्स में देखो यार ये कोई फिक्स नहीं है कि हाँ एग्ज़ामिनर आपका ये सोच के ही डाल रहा है। देखो 30 क्वेश्चन में से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो 10 क्वेश्चन अराउंड आराम से आपको थ्योरी के मिल जाएंगे, बट बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। ठीक है,
बहुत हार्ड लेवल नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वहीं अगर 30 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको लगे कि आपने ना देखे हों, बट बाकी 20 को तो देखे हैं ना, तो उनके भी हाफ पे आप कर सकते हो। इन केस ऑफ फिजिक्स की मैं बता रही हूँ। ठीक है, 11th मेरी वीक है तो मैं कैसे करूँगी, अभी 1.5 महीने में उसको स्ट्रॉन्ग, मेरे बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं कैसे उस चीज़ को कर सकती हूँ। तो देखो, ये जो डाउट है ये डेफिनेटली आप अपने मन में फालतू में लेके आ रहे हो। अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को देखना शुरू करोगे, तो वो चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी। और हम नहीं बोल रहे कि आप फिज़िक्स में पूरा 100% करके जाओ, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, कट ऑफ क्या रहेगा, यार ये वाला क्वेश्चन ना सबसे फालतू क्वेश्चन होता है। ये तो तुम ना अपने माइंड में लाओ ही मत। ठीक है, ये बहुत पागल क्वेश्चन होता है, क्योंकि देखो, अगर मान लो मैंने बोल दिया कि आपको 70 नंबर चाहिए मिनिमम सिलेक्शन के लिए, तो यार अगर आप लोग 70 नंबर अभी से बिठा के चलोगे दिमाग में, और पेपर का लेवल हार्ड आ गया, और अब की बार कट ऑफ मान लो आपकी रैंक के हिसाब से होती है, बट मार्क्स के हिसाब से आपकी, जैसे लास्ट टाइम पे एग्जांपल ले रहे हैं 60 पे सिलेक्शन हुआ था, तो अब की बार क्या पता पेपर का लेवल ज़्यादा हुआ हो और 45 नंबर पे सिलेक्शन हो जाए, बट आपके माइंड में तो यही रहेगा ना कि मेरे को 70 नंबर सही कर लाने हैं, तो आप उसके चक्कर में नेगेटिव अटैम्प्ट करने लग जाओगे। इसलिए ये क्वेश्चन मत पूछा करो। काफ़ी बच्चे बोलते थे हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, जो आप डेली टारगेट प्रोवाइड कर रहे हो वो हमारे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। देखो, अगर आपका ऐसा सीन है कि आप डेली टारगेट कर रहे हो लेकिन उसमें से 100 में से आपके 60 या 70% हो रहा है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, वो इनफ है। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट कंसिस्टेंट अगर ऐसा है कि आप आज का टारगेट तो कंप्लीट कर रहे हो, फिर 2 दिन का छोड़ के थर्ड डे फिर आप पढ़ने की सोच रहे हो, वो चीज़ें गलत होती है। उसको सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके अपने आपको पढ़ाई के लिए डेडिकेट करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो भी मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं, ये सब क्या है, ओवर थिंकिंग है। अगर आपने इन ओवर थिंकिंग में ही ध्यान लगाए रखा, 1.5 महीना आपके पास में रहता है, तो डेफिनेटली आपका फोकस तो रहेगा नहीं स्टडी को लेके। फोकस नहीं होगा तो प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो लेवल पे हो जाएगी, और सिलेक्शन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ओवर थिंकिंग आप बंद कर देते हो और उसकी जगह पे आप पढ़ना शुरू कर दो, तो आप फोकस जो है वो रिटेन रहेगा, कंसंट्रेशन रिटेन रहेगी, प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, और सिलेक्शन भी हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आपको 1.5 महीने में एम्स दिल्ली अचीव हो जाएगा, बट हाँ, आपको इतना हो जाएगा कि आप गवर्नमेंट सीट हासिल कर लोगे, यानी कि कोई भी एम्स आपको मिल जाएगा। अब जैसे बात करें एम्स दिल्ली के बारे में, जोधपुर के बारे में, भोपाल के बारे में, इनकी कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। अगर आपको इसका टारगेट करना है तो डेफिनेटली ये टाइम आपके लिए कम है, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है तो, और बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको बस ये है कि सिलेक्शन ही लेना है, चाहे बठिंडा मिले, भोपाल मिले, सॉरी भुवनेश्वर मिले, तो वो है कि आप 1.5 महीना सफिशेंट है, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन देखो, अगर ऐसा भी मत करो कि अगर आपको दिल्ली चाहिए तो आप तैयारी ना करो। अब की बार अपना पूरा एफर्ट्स लगाओ और कोशिश करो कि आप कोई ना कोई एम्स अचीव करो। फिर अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये एम्स मेरे घर से दूर है, तो आप उसको ड्रॉप आउट कर सकते हो। बट ये तो रहेगा कि आपने एटलीस्ट सिलेक्शन लिया था इस साल। एक वो प्रेशर नहीं होगा फैमिली का कि आपने जो है पेपर दिया और आपके नंबर नहीं आए, इस तरीके से चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी, और आपका वो मेंटल हेल्थ के लिए भी सही रहेगा, आगे की प्रिपरेशन के लिए भी आसान होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए है तो उस केस में ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है आपके पास में। अब ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जीके भी आएगा किसी किसी में इंग्लिश भी हो सकता है, तो इनको साइड में रखो। मेन फोकस आपका पीसीबी पे होना चाहिए, जिसमें कि बायो की आपको 100% करनी है, यानी कि कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। केमिस्ट्री में 90% कर सकते हो, मतलब कि 1-2 चैप्टर अगर आपको लग रहा है नहीं, ये मेरे से नहीं हो रहे हैं, तो वो आप रहने दे सकते हो। फिजिक्स में 60-70% करो, दैट डजंट मीन कि आप पूरी 11 छोड़ दो या पूरी 12 छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि अगर देखो, अगर पेपर में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 में से 15 से 17 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल आसान होते हैं, वो आप आराम से कर लोगे, तो उन क्वेश्चन को एटलीस्ट अटैम्प्ट करने के लिए तैयारी करो। बाकी जो अलग अलग क्वेश्चन बच गए हैं 12-15, उन क्वेश्चन को कोशिश करो कि आप ना करो, उनके सिलेबस तक जाओ ही ना, उनको टच ही मत करो। क्योंकि अगर आप उन कंसेप्चुअल या टिपिकल क्वेश्चन को करने के लिए बैठोगे या सोल्व करने की कोशिश करोगे, तो अभी आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन तो सोल्व नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बट फॉर्मूला तो याद है ना, फॉर्मूले से आप ये वाले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो वही चीज़ है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वरना फिर आपका बायो का भी स्कोर ख़राब होगा और केमिस्ट्री का भी स्कोर ख़राब होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली मैंने आप लोगों को 2 मंथ का प्लान स्टार्ट कर रखा है कि मैं आपको डेली टारगेट प्रोवाइड करती हूँ। पेड कोर्स में भी ये चीज़ है और आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं मैं एक बार यहाँ पे एलेबरेट कर देती हूँ, फिर बाद में हम अपने टॉपिक पे आएंगे। देखो जो हमने लास्ट टाइम टारगेट प्रोवाइड करे थे 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पेड कोर्स अभी ज्वाइन किया है, तो उन बच्चों के लिए वो थोड़ा सा लेट हो गए हैं कि हम उन चीज़ को कवर नहीं कर पाए थी, तो हम कैसे अपना बैकलॉग जो है कवर करें, क्योंकि 11 से 20 सितंबर का भी आपका हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए नया टाइम टेबल बनाया है। जिन बच्चों ने अभी से शुरुआत करी है तो आपका ये डेली टारगेट जो है नए स्टार्ट हो गए। जिन बच्चों ने 1 अप्रैल से पहले स्टार्ट कर रखा है वो जो है अपना रेगुलर वहीं रखो, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि वो छोड़ के आप इसको यूज़ कर रहे हो। बट जो बच्चे अभी जैसे 2-3 दिन पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है उन बच्चों के लिए ये है, और थोड़ा सा रिलीवेंट है, मतलब बहुत ऐसा हाई नहीं है कि आप लोगों को बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत आराम से हो जाएगा। पहले एक बार मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखो सबसे मेन है, आपको जैसे एक शीट लेनी है ऐसे ही उसमें ये चीज़ें लिख लेनी है, चैप्टर, लेक्चर, नोट्स, 45 क्वेश्चन सीरीज़, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़। फिर यहाँ पे एक कॉलम और बनेगा जिसमें आप टेस्ट ऐड करोगे, देन रिव्यू कार्ड होगा, एंड देन 1 सब्जेक्ट PYQ। मैंने आपको 2011 से लेकर के 2020 या 19 तक के आई थिंक प्रोवाइड कर रखे हैं PYQ। तो जैसे उसमें मेंशन है कि 2017 का बायो का PYQ है, तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ बायो सॉल्व करोगे, फिर फिजिक्स सॉल्व करोगे, फिर केमिस्ट्री, एक एक दिन के गैप में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जैसे आपने चैप्टर का नाम डाल दिया, कोई भी चैप्टर है उसका पहले लेक्चर अटेंड करोगे, टिक करोगे, नोट्स करोगे, टिक करोगे, 45 क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके लिए, टिक करोगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टिक करोगे, उस पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसका टेस्ट दोगे, हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट मिला हुआ है ऐप पर, उस पर टिक करोगे, एंड देन रिव्यू कार्ड बनाओगे। मतलब इनमें से आपको छानना है, फिल्टर आउट करना है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकते हैं, वो इस रिव्यू कार्ड में डालनी है, और इसको बार बार रिवाइज करते रहना है। रिव्यू कार्ड 1 या 2 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो बच्चे जिनका डेली टारगेट हम 11 तारीख से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब नए कोर्स वाले स्टूडेंट, बिल्कुल इनिशियली मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये चीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से, तो वो यहाँ मैंने डिस्कस किया। जैसे 11 अप्रैल को फिजिक्स में सिर्फ 2 चैप्टर हैं, यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, ये कर सकते हो। केमिस्ट्री में क्या कर सकते हो, मॉल, पीरियोडिक टेबल एंड बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल बहुत छोटा है, पीरियोडिक बहुत छोटा है, मॉल कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, इस वजह से मैंने 3 डाले हैं। बायो में लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, इस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, एंड आई होप ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेंगी। तो जो बच्चे नए नए शुरू करे हैं, नए नए बैच को ज्वाइन किए हैं, इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दो। अगर ये चीज़ फॉलो कर दोगे तो मैं आपका अप्रैल में ही आपको फील आ जाएगी कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ये चीज़ मन में भी नहीं लानी कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते, वो डाउट ही नहीं आना चाहिए। आप अगर दिन के 12 घंटे पढ़ाई को दोगे, टारगेट अगर आपका 70% हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके मन में ये आएगा कि नहीं हमने पढ़ा है और हमारा हो जाएगा। बस बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दिन मुझे फॉलो करके देखो, एंड देन मुझे बताना। ये टारगेट अपनी तरफ से कंप्लीट करने की कोशिश करो। 60% हो रहे हैं, 70% हो रहे हैं, 80% हो रहे हैं, डजेंट मैटर, बट ये कोशिश करो कि आप पूरा दिन इन टारगेट को कंप्लीट करने में लगा रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अदर डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी ऑब्वियसली आप पूछ सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।